तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। समुंदर में एक तूफान आया हुआ था और उसी तूफान के दरमियान में एक शिप के ऊपर पायरेट्स यानी डाकू हमला कर देते हैं। शिप में मौजूद कई मासूम लोगों को वो बेरहमी से मार डालते हैं और उसके बाद उसी शिप के कैप्टन बॉटन को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि बॉटन के शिप से कुछ खजाना निकला था जिनके ऊपर पायरेट्स की मोहर लगी हुई थी। असल में इन डाकुओं का सोना पहले कोई चुरा कर ले गया था और अब वो उसी को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वो बोर्डन से पूछताछ शुरू करते हैं, पर बोर्डन उन्हें इस सोने के बारे में कुछ नहीं पता था। ये लोग इस शिप की जब तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है जिससे इन्हें पता चल जाता है कि शिप के लोग किस आइलैंड से आए हैं और ये डाकू भी अब उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है और हमें कुछ दिन बाद एक आइलैंड पर एक औरत को दिखाया जाता है जो एक बाइनोकुलर लिए दूर समुद्रों में देख रही थी। दरअसल वो अपने हस्बैंड के आने का इंतजार कर रही थी, जो लगभग 70 दिन से वापस नहीं लौटे थे। वो अब उदास होकर घर वापस आ जाती है और घर पर हम उसके बेटे को देखते हैं जो कि चल नहीं सकता। उसके बेटे के साथ साथ उसकी बहन भी इसी घर में रहती है और हमें पता चलता है कि वो जल्द ही इस घर से भागना चाहती है अपने एक दोस्त के साथ, और इस चीज की एर्सल को दूर दूर तक खबर नहीं है। अब रात होने पर एर्सल की बहन एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए एक लेटर लिखती है और घर से भागने की तैयारी में लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो अब उसी जगह पहुंच गया था जहां पर उसने एलिजाबेथ को भी आने का कहा था। लेकिन एलिजाबेथ के आने से पहले ही यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले लोग उसके पास आते हैं, जिनके बिहेवियर से साफ लग रहा है कि वो उस लड़के को नुकसान पहुंचाने आए हैं। पर वो क्या करते हैं उसके साथ ये नहीं दिखाया जाता और सीन यहाँ से कट होकर दोबारा हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो सामान उठाए अपनी बहन के रूम में आती है। अपनी बहन के बेटे को प्यार करने के बाद वो वहीं पर लेटर रखती है और जब घर से बाहर निकलती है तो ऊपर बोतलों की आवाज की वजह से एर्सल की आंख खुल जाती है। वो फौरन विंडो से बाहर देखती है कि घर का दरवाजा किसने खोला था, लेकिन वहां उसे एलिजाबेथ के बजाय एक अनजान आदमी चलते हुए नजर आता है। वो भांप गई थी कि जरूर कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए उसने डोर अच्छी तरह लॉक कर दिया और उसके बाद सबसे पहले अपने बेटे को उठाते हुए उसने नीचे बेसमेंट के अंदर भेजा और फिर खुद वो एक बड़ी सी बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई उस अनजान आदमी के आने के इंतजार में। इससे पहले कि सामने का दरवाजा खुलता, पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर उसके बाद सामने से भी आदमी आकर उसे मारने लग जाते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा बेरहमी से उसे मारते हैं, जिसके बाद वही आदमी जो पहले एलिजाबेथ के दोस्त के साथ भी दिखाया गया था वो अब एर्सल के सामने आता है और उसे एक सोने का बिस्किट दिखाते हुए पूछता है, बताओ इसके साथ का बाकी खजाना कहाँ है। लेकिन एर्सल जवाब देती है, मैं किसी खजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। और उसके इस जवाब के बाद स्काउट नामी उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमी को दोबारा से उसे मारने को कहता है। सुबह होने पर जब एलिजाबेथ वहां पहुंची जहां पर उसे उसके फ्रेंड ने पहुंचने को कहा था, तो अपने दोस्त की लाश देखकर वो वहीं पर टूट जाती है और तभी इसी आइलैंड के किनारे पर हमें पायरेट्स का शिप रुकता हुआ दिखाई देता है। पायरेट्स का कैप्टन कॉनर अपनी बहुत सारी फौज को लेकर यहाँ पर आ पहुंचा था उसी सोने को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि आइलैंड के भी लोग देख चुके थे कि ये लोग पायरेट्स हैं यानी डाकू हैं, तो वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आइलैंड में जल्द ही एक अफरा तफरी मच जाती है और सारी औरतों को, बूढ़ों को और बच्चों को चर्च में जाकर छुपा दिया जाता, जबकि बाकी सारे लोग यहाँ पर वेपन्स लेकर खड़े हो जाते हैं। पायरेट्स की शिप्स को तबाह करने के लिए इनके पास कैनन्स थे बड़े बड़े, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कैनन चलाते सामने पायरेट्स इनके ऊपर गोलियां चला देते। ये वो वक्त था जब गन्स नई नई इजाद हुई थी और इस आइलैंड के लोगों को गन्स के बारे में पता भी नहीं था। एलिजाबेथ जो दूर से ही सब कुछ देख चुकी थी वो घबरा कर वहीं पर छुप जाती है। अब कॉनर यहाँ आकर सब लोगों से पूछने लग जाता है कि बॉटन का घर कौन सा है। उसकी ये बात सुनकर सारे अजीबोगरीब रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम एक नॉर्मल सी मछली पकड़ने वाली लड़की को पकड़ने के लिए इतनी सारी फौज लेकर आए हो। तो यहाँ कॉनर सबसे कहता है, तुम लोगों को आज तक झांसे में रखा गया है, वो कोई आम लड़की नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और भी कह पाता, यहाँ पर स्कॉट आ जाता है जिसने पहले से ही एर्सल पर हमला कर उसे बंदी बना लिया था। वो हंसते हुए कॉर्नर को बताता है कि तुम्हारी चिड़िया मेरे पास है। उसकी बात को सुनकर यहाँ सारे हंसते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कोई चिड़िया नहीं थी, वो तो पूरी बाज थी। होश में आते ही वो अपनी रस्सियां छुड़वाते हुए यहाँ पर सभी आदमियों के साथ लड़ने लग जाती है, कुछ ऐसे अंदाज में जैसे मानो वो कोई वॉरियर हो। वो एक के बाद दूसरे आदमी को मारते हुए उसे घर की खिड़की तोड़कर बाहर भी ले आती है और फिर उसे इतने पंच करती है कि वो बेचारा जान से ही हाथ धो बैठता है। लेकिन एर्सल का जुनून कम नहीं होता, वो फिर भी उसे इतना मारती है कि उसका चेहरा क्रैश हो जाए।
इस टाइम उसकी अपनी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो घर के अंदर आकर बेसमेंट से अपने बेटे को निकालती है और उससे कहती है, परेशान मत होना, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी वो इस तरह नॉर्मल थी जिस तरह कुछ हुआ ही ना हो। अचानक ही यहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं जो एरसेल से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग यहाँ पर आ गए हैं, वो तुम्हें लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं, और इस चक्कर में उन्होंने गांव के बहुत से लोगों को मार दिया है। ये सुनते हुए एरसेल कहती है कि मुझे मेरे बेटे को लेकर फिर तो यहाँ से फौरन जाना चाहिए, पर प्रीस्ट कहते हैं नहीं, इस तरह यहाँ और तबाही होगी, तुम अपने बेटे को यहाँ से निकालो और इन सबको रोकने की कोशिश करो। इस बात पर एरसेल अब खामोश हो गई थी। इस सब के दौरान उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी बहन रात में भाग गई थी। एरसेल जानती थी कि जरूर वो भी अब खतरे में होगी, इसलिए वो प्रीस्ट से कहती है, प्लीज आप मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकले, मैं अपनी बहन को ढूंढ कर आती हूँ। हाथ में चाकू लिए वो जल्दी से आगे बढ़ रही थी, उसी जगह की तरफ जा रही थी जिस जगह के बारे में एलिजाबेथ ने लेटर में बताया था। दिखाया जाता है कि उसी रास्ते से एलिजाबेथ भी घर वापस आ रही थी, लेकिन अचानक ही कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन ये एरसेल ही थी जो उसे गले लगाती है और उसे रिलैक्स करती है। रोती हुई एलिजाबेथ उसे बताती है कि इन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया। दूसरी तरफ हमें एरसेल के घर को दिखाया जाता है। एरसेल को ढूंढते हुए लोग उसके घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर एरसेल को ना देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर वो घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं और यहाँ उन्हें अपना खजाना भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से कॉर्नर गुस्से से पागल होने लगता है। वो घर से बाहर आता है और घर से दूर जाती हुई व्हील चेयर के निशान दिखता है। उसे याद आया था कि एरसेल का बेटा चल नहीं सकता। वो अपने लोगों को इसी व्हील चेयर के निशानों का पीछा करने को कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एरसेल अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग चुकी है, जबकि उस रास्ते पे तो प्रीस्ट और उसका बेटा ही थे। उनकी व्हील चेयर इस टाइम एक गड्ढे के अंदर फंसी हुई थी, जिसे अब वो प्रीस्ट निकाल नहीं पा रहे थे। अभी ये एक मुसीबत से निकले नहीं थे कि दूसरी मुसीबत की आवाज इन्हें सुनाई देने लगी। कोई तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा जाते हैं, पर पता चलता है ये एरसेल और एलिजाबेथ थे। एरसेल जल्दी से यहाँ आकर अपने बेटे को निकाल लेती है और फिर यहाँ पर छुपाई हुई अपनी एक छोटी सी लकड़ी की बनी हुई राफ्ट निकालती है। उस राफ्ट पर वो अपनी बहन और अपने बेटे को बिठा देती है और उन्हें नदी पार करने को कहती है। नदी पार करने के लिए उसने नदी के आर पार पहले से ही एक रस्सी लगाई हुई थी। उसने उनको वहां जाकर छुपने को कहा और साथ में ये उम्मीद भी थी कि जल्द ही मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि कॉर्नर और उनके सभी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग व्हील चेयर छोड़ कर गए थे। व्हील चेयर को देखकर कॉर्नर को पता चल जाता है कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे। वो अब यहाँ पर मौजूद निशानों का पीछा करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नदी के उस किनारे पर अब सिर्फ प्रीस्ट ही बचे हुए थे। ये तीनों तो वहां से दूसरे किनारे की तरफ निकल गए थे। अब प्रीस्ट बेचारे इनको बचाने के लिए अपनी जान का दांव खेल लेते हैं। कॉर्नर उन्हें मारता नहीं है, बस उन्हें धमकी देने के लिए उनकी टांग पर बंदूक चला देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एरसेल और उसकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं बताते। तो अब कॉर्नर अपने लोगों को इस नदी को पार करने को कहता है। उसके लोग नदी में उतरते तो हैं, लेकिन नदी को पार नहीं कर पाते, क्योंकि नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे जो उनके ऊपर अब हमला कर चुके थे और उन्हें मार चुके थे। खैर जो लोग नदी को पार कर चुके थे उनका सामना करने के लिए एरसेल यहाँ पे रुक जाती है और अपनी बहन और अपने बेटे को यहाँ से भेज देती है। इन सब लोगों के पास हालांकि मॉडर्न वेपन्स थे, जबकि एरसेल के पास सिर्फ एक ही चाकू था और वो उसी एक चाकू से इन सब से ऐसा लड़ती है कि सभी को धूल चटा देती है और सबको मार डालती है। दूर दरख्त के पीछे छुपे हुए उसकी बहन और बेटा जब ये सब दिखते हैं तो वो भी शौक रह जाते हैं, और तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है जो पायलट कैप्टन की थी। वो उससे कहते हैं, बहुत हो गया ये तमाशा, मैं और ये चूहा बिल्ली का खेल नहीं खेलूंगा। तुम रात को अपने घर मेरा पूरा खजाना लेकर आओगी और उसके बदले मैं तुम्हारे हस्बैंड की जान छोड़ दूंगा। अब जैसे ही एरसेल को ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड इन लोगों की कैब में है, तो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती और बस पायरेट्स की लैंग्वेज में हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो अपने बेटे और बहन को लेकर एक ऐसे खुफिया गार के अंदर आ जाते हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और इस गार के अंदर सारी शिप से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी, और ये गार किसी और का नहीं बल्कि एरसेल का ही सेट किया हुआ था। अभी तक उसकी बहन और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। वो उससे पूछते हैं, आखिर वो सब तुमने कैसे किया, उन सबको तुमने कैसे हराया। एरसेल भी अब उनसे ज्यादा अपनी सच्चाई नहीं छुपाती और बता देती है कि मैं भी कभी अपनी शिप की कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन सालों पहले जब एक मर्तबा हम समुद्र में अपना सफर कर रहे थे, तब कॉनर और उसके साथी लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, पर फिर भी मैं बहादुरी से लड़ रही थी। उस सब के बावजूद वो लुटेरे बहुत ज्यादा थे और उन्होंने मेरे शिप के सभी लोगों को मार डाला, जिसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गए। वक्त गुजरा और मैं उन्हीं के साथ पलती बढ़ती रही, उन्हीं के क्रू का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने ही मुझे लड़ने की ट्रेनिंग दी थी और यही वजह है कि आज मैं अकेली इन सब का मुकाबला कर पा रही हूँ। पर मेरा यकीन मानो, जब से मेरी शादी हुई तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया।
लेकिन अब ये लोग इस सोने के पीछे यहाँ आ गए हैं। है इसके बाद वो अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देती है और रात होने पर वो अपनी बहन से कहती है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक ना वापस लौटूं तो तुम मेरे बेटे के साथ इस शिप में बैठकर भाग जाना और मेरी टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी और तुम्हारे पास वापस जरूर लौटूंगी। इसके बाद वो अब अपने हथियार लेकर यहाँ से निकल जाती है, जबकि बॉर्डन को अब उसके घर पर लाया जाता है। बॉर्डन जब अपने घर के बाहर खून देखता है तो तड़प जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन जालिमों ने उसके बेटे को मार दिया। ठीक इसी टाइम पर हम देखते हैं कि कॉर्नर के साथ ही कॉर्नर को समझा रहा था कि कुछ भी बुरा करने की इस आदमी के साथ जरूरत नहीं है, हमें बस अपना सोना चाहिए, जिसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसे डर था कि कहीं कॉर्नर एयरसेल से अपना बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड को न मार दे, क्योंकि पास्ट में एयरसेल ने ही इन्हें धोखा देकर शादी कर ली थी। यहाँ अब एयरसेल के घर के बाहर शाम से रात हो जाती है और एयरसेल नहीं लौटती। उसका हस्बैंड भी थक जाता है और ये सब लोग इंतजार करते रह जाते हैं और अचानक वो एक कुएं के पीछे से निकलती है, एक सुरंग वाले रास्ते से, और निकलते ही यहाँ एक एक करके सभी लोगों को खामोशी से मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वो एक और सुरंग के रास्ते से होते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड से मिलती है। उसके हस्बैंड इस टाइम रो रहा था, उससे माफी मांग रहा था। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हमारी फैमिली मेरी वजह से मुश्किल में है, क्योंकि मैं सोने का एक पीस चुरा कर शिप में जो ले गया था, लेकिन मेरा यकीन मानो ये सब मैं अपने बेटे के लिए कर रहा था। उसका इलाज पॉसिबल था, लेकिन रास्ते में ही इन लुटेरों ने मुझ पर हमला कर लिया और वो अब तुम्हारे पीछे पड़ गए। यहाँ अरसल उसे यकीन दिलाती है कि उनकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। वो उसको खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसकी जंजीरों को तो तालों से बांधा गया था। वो अब उसे चाकू देकर यहाँ से चली जाती है और जब कॉर्नर यहाँ पर आता है उसी वक्त एयरसेल बाहर उसके लोगों को जमा करके खड़ी हो जाती है। वो सबको बताती है कि मैंने यहाँ जगह जगह बॉम्ब लगा दिए हैं और अगर किसी के भी पाँव के नीचे गलती से वो बॉम्ब फट गया तो वो इंसान मारा जाएगा, इसीलिए कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। मैं वादे के मुताबिक तुम लोग का सोना ले आई हूँ और अब मेरे हस्बैंड को मेरे हवाले कर दो। ये शोर सुनकर कॉर्नर भी बाहर आ जाता है और कहता है कि हम कैसे मान लें कि तुम सोना लेकर आई हो। तो एयरसेल उन्हें अपना लाया हुआ सोना दिखा भी देती है और कॉर्नर अब उसके हस्बैंड को बाहर बुला लेता है। यहाँ एक मिनट के लिए लगता तो है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर जैसे ली को लग रहा था कि कॉर्नर पुराना बदला एयरसेल से जरूर लेगा, ऐसा ही होता है। उसने इस टाइम एक दूर स्नाइपर को खड़ा करवाया हुआ था जो उसके हस्बैंड को शूट कर देता है, पर किस्मत से गोली उसे छू कर निकल जाती है और इस गुस्से में अब एयरसेल और उन सब की लड़ाई शुरू हो जाती है। एयरसेल के ऊपर भी चारों तरफ से इन लोगों ने हमला कर दिया था। वो जिस टाइम इन सब लोगों से लड़ने में बिजी थी उसी टाइम अब कॉर्नर उसके हस्बैंड के करीब जाता है और एक बहुत बड़ी सी तलवार बिल्कुल उसके सीने के ऊपर रख देता है। एयरसेल उससे कहती है ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन कॉर्नर ऐसा नहीं करता और वो एयरसेल को देखते देखते उसके हस्बैंड के सीने में उस तलवार को स्टैब कर कर उसे मार देता है। एयरसेल जब उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है तभी कॉर्नर का साथी ली उसकी टांग में एक गोली मार देता है और वो भी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। कॉर्नर उसके पास आया और उसे बालों से पकड़कर उठाते हुए उसने कहा बस कर दो, हार मान जाओ और मेरे साथ वापस चलो। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कॉर्नर आज भी उसे पसंद किया करता था और वो चाहता था कि एयरसेल आज भी उसके साथ पायरेट्स की कैप्टन बनकर रहे, पर वो आज भी ऐसा नहीं चाहती थी। अब वो पास पड़ी हुई एक मिसाल उठाती है और पीछे कुएं की रस्सी जला देती है और फिर खुद भी उस कुएं में जंप कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये लोग उस सोने के डब्बे को खोलने लगते हैं तो उस सोने के अंदर छुपा हुआ बम वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और ली और कॉर्नर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिससे ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने पहले ही कॉर्नर को मना किया था कि अपना पुराना कोई भी बदला ना ले, बस अपना सोना ले और यहाँ से चला जाए। लेकिन आज उसकी वजह से इनके बहुत से लोग मारे गए थे और अब इनकी ताकत कम हो चुकी थी। ली अभी भी उससे कहता है कि इस जंग को यही बंद करो और चलो यहाँ से, लेकिन क्योंकि कॉर्नर ऐसा नहीं करना चाहते था तो ऐसे में उनकी लड़ाई हो जाती है और कॉर्नर ली को ही मार डालता है। जिसके बाद वो अपनी बची हुई टीम से कहता है मिशन के इतनी करीब आकर हम हार कर वापस नहीं जा सकते, क्या तुम लोगों को वो सोना नहीं चाहिए? एक मर्तबा हमें वो सोना मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे। सोना तो इन्हें मिल गया था। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैप्टन क्या कह रहा था, लेकिन यहाँ पर कैप्टन यानी कॉर्नर बताता है वो सोना जो वो लड़की लेकर आई थी वो नकली था और अभी भी असली सोना उसी के पास है, हमें वो जल्द ही ढूंढना होगा। अपना साथ देने के लिए वो इन्हें एक दूसरी लालच भी देता है
कि अगर हमें वो सोना मिल गया तो हम ये डकैती का काम छोड़ देंगे और हम आज़ाद होकर अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहा करेंगे। बस ये सुनना था कि सब लोग दोबारा मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमें दोबारा से एसल को दिखाया जाता है जो इस कुएं से होते हुए दोबारा अपने हाइड आउट में आ गई थी। इस टाइम वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। उसकी बहन उसका ऑपरेशन करती है छोटा सा और उसकी टांग में से गोली निकालने में कामयाब हो जाती है। इस टाइम वो बहुत ज्यादा उदास थी। वो अपने बेटे और बहन को बता भी देती है कि अब उनके डैड और भाई इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब लोग यहाँ पे उदास हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें कॉर्नर को दिखाया जाता है जो उसी कुएं से आगे सुरंग को ढूंढने की कोशिश में लग गया था जहाँ पर एसल छुपी हुई थी। दूसरी तरफ एसल भी अब वहाँ आराम नहीं कर रही थी। उसने भी लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी क्योंकि वो जानती थी कि ये जंग तभी खत्म होगी जब या कॉर्नर मरेगा या वो। इस जंग में अब उसका बहन और बेटा भी साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही इस सुरंग के अंदर पहुंचते हैं, छुपी हुई एसल इन सबको अपनी बंदूक से शूट करने लगती है और एक एक कर सबको मार देती है। जब आदमी बहुत ही कम बचते हैं तो कॉर्नर से कहता है, इतनी बुजदिली कैसी, छुप के क्यों लड़ रही हो, बाहर आओ और मेरे साथ फाइट करो। उसकी बात सुनकर एसल बाहर निकल आती है और यहाँ मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ अपनी बहन के बेटे को लेकर यहाँ से जाने ही वाली होती है कि उनके ऊपर कोई हमला कर देता है, उन्हें कोई रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा होशियारी दिखाता है और अपने हाथ में मौजूद चाकू उसके बाजू में स्टैब करते हुए खुद को और अपनी आंटी को बचा लेता है। अब वो आदमी जिसको उन्होंने जख्मी किया था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोबारा उनके जब पीछे पड़ जाता है तो एलिजाबेथ यहाँ पर एक रस्सी खींचते हुए उसमें से निकलता हुआ तीर उसके ऊपर छोड़ देती है। जब वो आदमी जख्मी हो जाता है तो एलिजाबेथ उसके करीब जाती है और देखती है कि उसके गले में वही लॉकेट था जो उसने अपने फ्रेंड को दिया हुआ था। ये देखकर वो समझ गई थी कि किसी ने उसके फ्रेंड को मारा था। उसके अंदर बदले की आग इतनी बढ़ जाती है कि वो इस लॉकेट को छीनते हुए उस आदमी को मार देती है। जबकि दूसरी तरफ अब दोबारा हमें एसल को और कॉर्नर को दिखाया जाता है जो लड़ते लड़ते बाहर आ गए थे और यहाँ इनको लड़ते हुए रात से सुबह भी हो गई थी, लेकिन कोई भी हार मानने वाला नहीं था। कॉर्नर ने अरसल को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था और बार बार वो उससे कह रहा था कि हार मान ले, पर अरसल ने कहा कि हार मानने से अच्छा मुझे मरना कबूल है। वो अब उसके सीने में स्टैब करने ही वाला था कि पीछे से एलिजाबेथ ने अपनी बहन को बचाने के लिए आकर कॉर्नर को शूट कर दिया। अरसल भी अब मौके का फायदा उठाकर कॉर्नर को पेट में स्टैब करती है और फाइनली उसकी मौत के साथ ये लड़ाई यहाँ खत्म हो जाती है। पर मूवी नहीं दिखाया जाता है कि अरसल भी बहुत ज्यादा जख्मी थी इस सारी लड़ाई की वजह से, वो भी वहीं पर गिर जाते हैं और तभी दूर दिखाया जाता है कि उसका बेटा भी अब एक छोटी सी कश्ती को चलाते हुए यहाँ इसी पहाड़ी के करीब ले आया था। अचानक उसका पाँव एक टूटी हुई लकड़ी पर पड़ता है। वो जब लकड़ी को पाँव से हिलाता है तो देखता है कि इसी कश्ती के अंदर उस सारे सोने को छुपाया हुआ था। एरसन और एलिजाबेथ ये सब देखकर हंसने लग जाती हैं और समझ जाते हैं कि अब ये लोग आजाद थे इन सब से और अब वो इस सोने का इस्तेमाल करके एक अयाशी की अच्छी जिंदगी जी सकते थे। और इस तरह बस इन्हें दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।